हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7th पार्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस कैसे होता है, उसके साथ साथ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। उसके साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और एक नए फेज़ की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कि आगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होंगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल आगे आके मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी जो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हो तैयार, करोगे वार? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्योंकि आगे की चीज़ें, पीछे की चीज़ें हमने पढ़ ली थी अच्छे से, नर्स्ट इक्वेशन और सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के साथ साथ मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, और इससे बेस्ड मैं क्वेश्चन सेट भी बना रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, जिससे आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेके, वो सारी क्वेरीज ख़त्म हो सके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। देखो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस से बात की जा रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ब्रेकिंग होगी तो वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक की बात आती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ब्रेकिंग हो रही है तो वहाँ पे कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी कैसे आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप देखते हो कि आपसे बोला जाता है कि अगर डिस्टिल्ड वाटर है आपके पास और डिस्टिल्ड वाटर में आप क्या करिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करिए, तो नहीं पास होगी, क्योंकि उसमें आयंस नहीं है, वो आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वाइल अगर उसी सॉल्ट, उसी में हम सॉल्ट ऐड कर दें तो सॉल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही जाएगा तो वो ऑयंस में टूट जाएगा, और ऑयंस में जब ब्रेक हो जाएगा, देन अगर उस पानी में से, उस वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करिए तो उसमें ऑयंस प्रेजेंट है, और वो ऑयंस का मूवमेंट होगा, और उस ऑयंस के मूवमेंट की वजह से वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो क्या हुआ ये कि मूवमेंट ऑफ ऑयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यही चीज़ है, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कंडक्ट करते हैं और क्या क्या उनमें चीज़ें होंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उनमें होंगी, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑयंस के मूवमेंट की वजह से, ठीक है भाई, आपने पढ़ा था मेटल, आपने क्या पढ़ा है कि मेटल्स कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाइल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑयंस का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, ऑयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। और इस ऑयंस के मूवमेंट की वजह से किसी भी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मूव करती है, वन इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, पूरे सोल्यूशन में मूव करती है, ठीक है, मूव या कंडक्ट करती है, आप कह सकते हो कि कंडक्ट, कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसीलिए करता है क्योंकि उसमें ऑयंस का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? ऑयंस का, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेट करते हुए सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि ऑयंस, यहाँ पे मूवमेंट किसका होगा, मूवमेंट होगा ऑयंस का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है, इट इज ड्यू टू द
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलिटिक जो वर्ड है ये इसी से आया है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ब्रेकिंग होती है तो उनसे आयंस जनरेट होंगे और वही आयंस, ठीक है, कंडक्ट करने का कारण बनेंगे किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कैसे डिफर करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस या मेटल कंडक्टर से, वो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिफरेंस मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। बस देखते रहिए और समझते जाइए, मैं एक एक चीज़ें समझाते जा रहा हूँ। जैसे मेटालिक कंडक्टर में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसलिए वो उसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। आपको बताया गया है भाई कि वायर है और इस वायर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है या वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस की वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, वही अगर उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। या फिर आप सॉल्ट को ही मोल्टेन स्टेट में लेते आइए, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में ले आके फिर उसको सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोल्टेन स्टेट में लेते आइए तो वो आराम से कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ आयंस बन जाएंगे और आयंस का मूवमेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रोलिटिक के केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में कंडक्ट किसकी वजह से करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन में। वाइल मेटालिक कंडक्टर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब अगर आप मेटालिक कंडक्टर लिए हो और उससे करंट पास करा रहे हो तो वहाँ पे किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। यही वायर है, अब वायर को आपने दो टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हीट तो होता है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। हीट होता है, क्यों होता है, क्योंकि पावर डिसिपेशन होता है रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, लेकिन कभी भी यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। वाइल जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ केमिकल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग एरर है, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है उसकी वजह से ही तो करंट फ्लो हो रहा है। भाई रिएक्शन होगी तभी तो करंट फ्लो होगा, कैसे होगा भी, आप बताओ कि आपने करंट लगाया है, ठीक है, अब करंट लगाने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो हो रहे हैं डिसोसिएट, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है उनका, तो डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन होना इज अ रिएक्शन, और रिएक्शन हो रहे हैं तो आयंस बन रहे हैं, और आयंस बन रहे हैं तभी तो वो फ्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए केमिकल डिकम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होने के दौरान केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। वाइल इनके केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे हीट होता है सर, अरे सर आप कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक वहाँ रिएक्शन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन की वजह से हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद आता है कि जब थर्ड कि मेटालिक कंडक्टर्स में
ऑफर रेजिस्टेंस पढ़ा ही है कि रेजिस्टेंस यानी अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस किसी वजह से आता है, पॉजिटिव आयनाइज्ड एटम जिनको कर्नल्स भी कहते हैं, ठीक है, इन पॉजिटिव आयनाइज्ड एटम्स ये बोला जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, इनके बीच बीच में जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, वो आयनाइज्ड एटम्स, वो आयनाइज्ड पॉजिटिव एटम्स बीच में बैठे रहेंगे और ये इनके फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं और इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। वाइल यही सेम रेजिस्टेंस यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लगने का कारण कुछ और है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सोल्यूट इंटरेक्शन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूट इंटरेक्शन हो जाएगा। सोल्यूट इंटरेक्शन कैसे? भाई आपने जो सोल्यूट डाला है वो पहले से वो ब्रेकिंग हो रही है ना उनकी, लेकिन वो इंटरेक्शन भी तो कर सकते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, अलग अलग आयंस हैं, तो डिफरेंट आयंस हैं, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ अगर, या फिर आप ये भी ऐसे समझो कि जो सल्यूट है उनके आयंस का इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो दूर नहीं जाना चाहेंगे तो फ्लो नहीं होगा तो अवरोध तो उत्पन्न हुआ ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आया? क्लियर, ठीक, ये चीज़ है। उसके अलावा सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है। भाई आप ये समझो कि कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने वाटर दे दिया, ठीक है, और आपको वाटर के स्विमिंग पूल में बैठा दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे हाथ चलाओ, ठीक है, हाथ चलाओ, तो आप आराम से कर लोगे, हाथ बहुत आराम से ऐसे कर लोगे। लेकिन अगर उसी जगह मैं कह दूं कि आपको हनी के एक स्विमिंग पूल में डाल दिया गया है, हनी जहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपको कहा जा रहा है कि हाथ ऐसे करो, तो प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब वाटर में आप थे तो वहाँ पे वो बहुत गाढ़ा सा लिक्विड नहीं था, ठीक है, इसलिए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर थे, तो आप आराम से क्या कर रहे थे? हाथ हिला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा था। लेकिन हनी के केस में क्या हुआ कि बहुत डेंस है वो लिक्विड, ठीक है, डेंस होने की वजह से, डेंस कब होगा? जब सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, डेंस तभी होगा। तो अब जब वहाँ पे हाथ हिला रहे हो तो वहाँ पे हाथ आपका बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको हाथ हिलाने के लिए करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी वही केस समझिए आयंस के केस में कि वाटर में आयंस का मूवमेंट आराम से हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है। वाइल अगर ऐसा कोई डेंस लिक्विड मिल गया, ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक, तो वो वहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से आयंस का मूवमेंट रुक जाएगा, और आयंस का मूवमेंट रुकेगा तो रेजिस्टेंस ही तो प्रोवाइड हो रहा है। समझ में आ रही बात? समझ में क्लियर हुई? तो ये दो रीजंस हो सकते हैं, किसके? रेजिस्टेंस के दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई जगह ये भी लिखा रहता है कि सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन का प्रोसेस आ जाता है जहाँ पे सोल्यूट को, ठीक है, सोल्यूट को चारों तरफ से सॉल्वेंट क्या कर लेंगे? घेर लेंगे, ठीक है, चारों तरफ से क्या कर लेंगे? घेर लेंगे सॉल्वेंट। अब ये केस जब बन जाता है तो ये सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन केस बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी रीज़न हो सकती है फॉर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सोल्यूट इंटरेक्शन क्यों आएगा भाई? सोल्यूट इंटरेक्शन क्योंकि पहले से सोल्यूट एक दूसरे के साथ थे, उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, अब आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी देके उनके बॉन्डिंग को तोड़ा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इंटरेक्शन ज़्यादा हो तो जल्दी वो टूटना नहीं चाहेंगे, अलग अलग नहीं होना चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा तो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। कहाँ पे? मूवमेंट ऑफ आयंस में, और मूवमेंट ऑफ आयन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। दूसरा सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मैंने कहा डेंस लिक्विड है, और डेंस लिक्विड है तो वहाँ पे आयंस का मूवमेंट बहुत धीरे होगा, यानी रेजिस्टेंस वहाँ भी प्रोवाइड हो रहा है। समझ में आ रही बात? जबकि इनके केस में, मेटालिक कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है पॉजिटिव आयनाइज्ड एटम्स की वजह से,
ठीक है, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के देते हैं वही पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और वही रास्ते में आते हैं इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो ये रोकते हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मेटालिक कंडक्टर्स के केस में 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, अभी 12th में भी तो पढ़ रहे हो। उसके बाद रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली 12th में, मतलब 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर तो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक करंट के बारे में। यहाँ रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें हो सकता है ना पढ़ाई जा रही हो, लेकिन 10th क्लास में तो पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कंडक्टर के केस में, ठीक है। अब ये कैसे होगा भाई, 10th क्लास में ही आपने पढ़ा था उसी टाइम, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अगर ये वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयोनाइज्ड एटम्स हैं, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो मूवमेंट जो होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा कि नहीं भाई, एनर्जी दे रहे हो ना पार्टिकल्स को, ठीक है। अब जब एनर्जी मिल रही है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अभी इसके हिंड्रेंस की वजह से, पॉजिटिव आयन के हिंड्रेंस की वजह से धीरे मूव कर रहा था, आपने उसको एनर्जी दे दी तो मूवमेंट तेज हो जाएगा, और मूवमेंट तेज होगा सॉरी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आप जब बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनो, टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो तेज हो जाएगा, ठीक है। और मूवमेंट तेज होगा तो उससे क्या होगा कि अब जो हिंड्रेंस पहले जो हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा था उससे ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव आयंस और ज़्यादा उनका मूवमेंट हो गया ना। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। तो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, किसके केस में, मेटालिक कंडक्टर के केस में। वाइल अगर हम यहाँ आए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे होगा भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो रेजिस्टेंस क्यों लग रहा था। रेजिस्टेंस इसीलिए लग रहा था ना कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जा रहा था, ठीक है, या फिर सल्यूट इंटरेक्शन हो जा रहा था, ठीक है। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बताओ कि जब टेम्परेचर आप दोगे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर देने पे बॉन्ड टूटते हैं ना, ठीक है। तो बॉन्ड अगर बन रहा था सॉल्वेंट के बीच में, या सल्यूट के बीच में, या सॉल्यूट के बीच में, तो आप एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी से क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एनर्जी कब दी जाती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। तो अब एनर्जी दे रहे हो तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ये जो इंट्रैक्शन के बीच लग रहा था ये इंट्रैक्शन टूटेगा, और इंट्रैक्शन टूटेगा तो वो फ्री होंगे तो आयंस का मूवमेंट तेज होगा, और जब आयंस का मूवमेंट तेज होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। यहाँ पे यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस घटता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। क्यों घटेगा, क्योंकि उनके बीच इंट्रैक्शन कम होगा, ठीक है भाई। सॉल्यूट और सॉल्यूट के, या सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन की वजह से तो रेजिस्टेंस लग रहा था। अब इंट्रैक्शन, आप इन्हें एनर्जी दी तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि बॉन्ड ही तो है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी देने पे तो टूटेगा, ब्रेकिंग होगी। और जब ब्रेकिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्री होंगे तो आराम से फ्लो करेंगे, और फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात, यानी कंडक्ट ज़्यादा करेंगे। क्लियर हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। समझ में आगे बढ़े। देखिए फिर आते हैं रेजिस्टेंस। कुछ जनरल टर्म्स हैं, इन्हीं जनरल टर्म्स को हमें यहाँ पे आराम से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और इन्हीं जनरल टर्म्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और इन्हीं जनरल टर्म से बेस्ड अभी आगे जाके एक लॉ मिलेगा जिसको कोलराज लॉ कहते हैं हम, ठीक है, उसको पढ़ना है, ठीक। और फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, फिर फैराडेज लॉ और
फैराडे लॉ, जो दोनों फैराडे लॉ हैं उनको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्ति की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं रेजिस्टेंस। आपने जो रेजिस्टेंस पढ़ा था मेटालिक कंडक्टर के केस में, वही रेजिस्टेंस यहाँ भी लगता है। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्म? भाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा था? हिंड्रेंस। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा था, यहाँ पे ऑइंस पे लगेगा। ठीक है, तो द हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ ऑइंस के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी रेजिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, और फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला है पुराना वाला, रो इंटू एल बाई, ठीक है, ए, रो इंटू एल बाई ए। या फिर इसी को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली क्या कहते हैं? ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के इसमें ये लेंथ ऑफ वायर था और ये एरिया क्या था? एरिया ऑफ दैट वायर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। ठीक है, और इन दोनों को मिला के अगर हम बनाते थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनता था? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और इसी फॉर्मूला को जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू आता है रो एल बाई, ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो L है, ठीक है, यानी लेंथ, ये मेटालिक कंडक्टर्स के केस में तो उसको L को क्या कहते थे? लेंथ ऑफ वायर। और ए को क्या कहते थे? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे L क्या है, A क्या है? ठीक है, रो आप जान ही रहे, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, और ये डिपेंड करता है मटेरियल्स पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें अभी बताऊंगा। बस ये समझिए कि अभी ये देखिए कि यहाँ पे L क्या है और A क्या है। ठीक है, L होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो L है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो लेंथ होगा उसको कहते हैं L। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर वो होता है लेंथ ऑफ वायर, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जब आएंगे तो यहाँ पे L किसको कहेंगे? दोनों इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, उनके बीच का डिस्टेंस को कहते हैं L। ठीक है, ये L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये इलेक्ट्रोड जो आपने लगाया है यहाँ पे, इसका कुछ तो एरिया होगा, कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जनरली ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हम बराबर ही लेते हैं। ठीक है, तो जो एरिया होगा वही एरिया A कहलाता है। यानी L क्या है? L को आप डिफाइन करोगे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ के केस में। और A क्या है? A इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, समझ में आया? ठीक है, और रो क्या है? रो क्या है? रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड करेगी किस पे? इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी। अभी इसी को हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ गए। फॉर्मूला आपने यहाँ से पढ़ा ही था, पहले ही पढ़ा था, बस उसको क्या करना था? एक रीकैप देना था। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, वेयर L is not the length of wire, L is distance between the two electrodes and A is the area of electrode। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स की एरिया बराबर होती है लगभग। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? वही ओम। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जितना ये हिंडर कर रहा था, ठीक है,
हिंडर कर रहा था ना ऑयंस के फ्लो को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर पाए। लेकिन कंडक्टेंस क्या है, तो एक ऐसा टर्म जो कि ये शो करता है कि कितना ईजिली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये क्या बता रहा था, कितना अवरोध आ रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है करंट के फ्लो में, उसको रेजिस्टेंस बताता है। और कंडक्टेंस बताएगा कि कितना ईजिली करंट फ्लो हो रही है, और इसी टर्म को कहते हैं कंडक्टेंस। ये जनरली क्या होता है, इसको जनरली जब बताया जाता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल जी से। और ये डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं इसके लिए, यही लिखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आप भी याद रखिएगा, ठीक है, कि फॉर्मूला बनाने में आसानी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर कोई डिफाइन कर रहा है तो डिफाइन करने के लिए कह रहा है तो आप बताइएगा कि एक ऐसा टर्म जो ये बताता है कि हाउ इजीली करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ, टिक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा जी इज इक्वल टू भाई 1/r है, ठीक है। और आर का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन रो इंटू एल, ठीक है, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड ए इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। समझ में आया, ठीक है। अब इसका कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट होता है ओम इनवर्स, यानी भाई इसका रेजिस्टेंस का ओम था तो इसका ओम इनवर्स, या फिर इसी को महो भी बोलते हैं, और या फिर इसी को साइमन्स एक और फॉर्म यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन, ठीक है। साइमन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, याद रखिएगा यूनिट। ये साइमन बहुत जगह कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं साइमन को, ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है। साइमन डायरेक्टली साइमन दे देगा आपको, महो और ओम इनवर्स नहीं देगा। तो तीनों यूनिट्स आपको याद रखनी है। समझ में आया, कंडक्टेंस क्या है, कितना ईजिली फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और रेजिस्टेंस क्या है, कितना अवरोध यानी कितना ऑब्स्ट्रक्शन लगाया जा रहा है ऑयंस के फ्लो पे, ठीक है, जिससे वो ऑयंस फ्लो ना कर सके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर सके, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, पहले तो ये याद रखिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिंपली हम बताते हैं क्या, कि भाई मटेरियल पे डिपेंडेंसी आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्यों है भाई, हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या डिफाइन, रेजिस्टेंस कैसे हम बताएंगे, हम कहेंगे कि मान लो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और इनके बीच का, इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो लेंथ है वो L है, और जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इलेक्ट्रोड का एरिया है वो कितना है, A है। तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो रेजिस्टेंस ऑफर होगा रो L बाई A, ठीक है। अगर यहीं से हम रो का फॉर्मूला निकालना चाहें तो रो इज इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, R A अपॉन, ठीक है, L, ये हो जाएगा क्लियर, R A अपॉन L हो जाएगा। क्लियर हुई। अगर मैं कर दूं ऐसा कि ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है, ठीक है, जो एरिया हमने ली है, इस एरिया को भी 1 सेंटीमीटर कर दे रहा है, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, इफ मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इफ A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 जब रखा जाएगा तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा R, आ जाएगा कि नहीं, यानी रो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से डिफिनीशन बनाई गई है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑयंस, ठीक है, ऑयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 ml सोल्यूशन में जो ऑयंस प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या हुआ,
मैंने कहा कि या फिर सिंपली ऐसे समझो कि मान लो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक सेंटीमीटर है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, 1 ही ml होता है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर में कितना ml, 1 ml होता है। तो यही 1 ml में, यानी इतने दूर में जितने ऑयंस प्रेजेंट हैं, ये जो इतना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम बनेगा ना, ठीक है, इस एक वॉल्यूम में 1 ml में जितने ऑयंस प्रेजेंट हैं उनके द्वारा कितना रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है, वही रेजिस्टेंस क्या होगा, उन पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, उनके द्वारा नहीं लगेगा, उन पे कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। भाई ऑयंस के फ्लो पे ही तो रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक, वही लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ऑयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 2, वो नहीं, ऑयंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, गलती से निकल गया, ऑयंस नहीं लगाएंगे, ऑयंस पे लगेगा क्या, रेजिस्टेंस, और कितने, कौन से ऑयंस, जो उस 1 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, और ये इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट तो आप यहीं से निकाल सकते हैं भाई, रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू क्या लिखा था, रेजिस्टेंस इनटू ए अपॉन एल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम होता है, एरिया का फॉर्मूला सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का फॉर्मूला सेंटीमीटर, कट जाएगा, आएगा यूनिट क्या, ओम सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आया, क्लियर हुई बात। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, देखिए जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये रो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, क्लियर हुई, आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ना, ये एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पर लिखी है, क्या लिखा है कि टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ दीज टू, ठीक है, एरिया और लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि भाई अगर आपने एक सेल बना ली है और सेल बनाने के बाद ये लेंथ, ठीक है, सेल्स बनाने के बाद इलेक्ट्रोड्स लगा लिए हैं, इलेक्ट्रोड चूज कर लिए हैं, इलेक्ट्रोड लगा भी लिए हैं, सब कुछ सेट कर लिया, तो सेट करने के बाद जो लेंथ होगा, लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ये चेंज नहीं होगा, और उसके साथ साथ एरिया भी चेंज नहीं होगी, दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जब दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी, फिक्स हैं, तो एक सेल के लिए वो क्या हो गई, फिक्स हो गई ना, और जब सेल के लिए फिक्स हो गई तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, उसको सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सेल कांस्टेंट। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई, समझ में, ठीक है, तो सेल कांस्टेंट बोला जाता है, क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये सिंपली वैसे जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को नाम दिया जाता है कंडक्टिविटी। इसी को क्या नाम देते हैं, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, तो ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, ठीक है, इससे नहीं बताना है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये तो फॉर्मूला रिलेट करता है ना,
जब भी आप बताएंगे, डिफिनीशन बताएंगे कि कंडक्टेंस, भाई अभी आपको बताया कि 1 ml सोल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट हैं उन पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, वही होगा रेजिस्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन मैं क्या, कंडक्टेंस कैसे होगा, बस उसका अपोजिट बना दो कि 1 ml सोल्यूशन में जितने आयंस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से कितना कंडक्ट कर रही है वो इलेक्ट्रोलाइट, कितना कंडक्टेंस हो रहा है, कितना कंडक्ट कर रहा है वो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या होगा, कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, कंडक्टेंस किसकी वजह से, जो जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं किसमें, 1 ml ऑफ सोल्यूशन में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा। समझ में क्लियर हुई। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कप्पा अभी फॉर्मूला बताया कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रो का, यानी रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का नहीं, रेजिस्टिविटी का। और ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आता है, R इंटू ए अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू एल बाई ए। और ये बन जाएगा 1 अपॉन R क्या है, 1 अपॉन R यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को अभी बताया कि हम G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हमने डिफाइन किया है कि L बाई ए, दैट इज रेशियो ऑफ, यहाँ लिखा था ना, ये रेशियो ऑफ किसका, लेंथ और एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से कप्पा का फॉर्मूला बन गया, कप्पा का फॉर्मूला क्या बन गया, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। यानी आपको अगर कंडक्टिविटी पता करनी है तो कंडक्टिविटी पता करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप कंडक्टेंस जान लीजिए। कंडक्टेंस क्या होता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सॉरी आयंस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टेंस आपको पता चल जाए। और सेल कांस्टेंट यानी लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनका रेशियो पता चल जाए, और ये रेशियो हमेशा क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ आप चेंज नहीं करेंगे, एरिया आप चेंज नहीं करेंगे। तो एरिया और लेंथ जब नहीं चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फिक्स्ड, और फिक्स्ड होंगी तो L बाई ए का जो रेशियो आता है इसी को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कप्पा इज इक्वल टू आया कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। और इसके यूनिट अगर निकाली जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो या ओम इनवर्स। ठीक है, तीनों लिख लेते हैं, ओम इनवर्स, महो और सीमेंस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है सीमेंस को। ठीक है, उसके बाद ये तो इसका हो गया। सेल कांस्टेंट यानी L बाई ए का यूनिट क्या हो जाएगी, L बाई ए की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ भी सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ भी सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इसके 3 यूनिट्स बन रहे हैं क्या क्या, या तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तो महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ में आया, कंडक्टिविटी समझ में आई, क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया कि 2 बच्चों को बुलाया और दोनों बच्चों को, आप ही दोनों आ गए, ठीक है, आप और आपका दोस्त आ गया एक, ठीक है, और दोनों बच्चों को मैंने क्या किया, सोल्यूशन दिया। ठीक है, एक को क्या किया, एक को हमने 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने क्या किया, 100 ग्राम, 100 नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, एक को हमने दे दिया, और एक को हमने दिया कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 100 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात, या 1 ml लो, 1 लीटर रन लेके 1 ml लो, छोटा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। आपको हमने 1 ml वाटर दिया और आपके एक दोस्त को 1 ml वाटर दिया। आपको हमने ज़्यादा सॉल्ट दे दिया ऐड करने के लिए, उनको कम सॉल्ट दिया ऐड करने के लिए। ठीक है, मान लो आपको 1 ग्राम दे दिया, उनको 2 ग्राम दे दिया, या आपको 10 ग्राम दे दिया, उनको 20 ग्राम दे दिया। तो ये 10 ग्राम और 20 ग्राम की वजह से क्या होगा कि कंसंट्रेशन में फ़र्क आएगा। ठीक है,
कंसंट्रेशन में फ़र्क आएगा। भाई आपके पास जो सॉल्ट होगा, आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, आपके दोस्त के पास जो सोल्यूशन पड़ा है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसको 20 ग्राम दिए हैं सॉल्ट और आपको 10 ग्राम दिए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि 1 ml दोनों का सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन ऑयंस आप में जो होंगे वो कम होंगे। आपके दोस्त को जो सोल्यूशन दिया गया है उसमें ऑयंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसके पास भाई सॉल्ट किसका बना होता है, NaCl का। अब NaCl आपने डिजोल्व किया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में ऑयंस लिमिटेड कम होंगे इन कंपैरिजन टू 20 ग्राम। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं पूछा अगर आपसे, अब मैं पूछूं आप दोनों से कि भाई कंडक्टिविटी बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर कंडक्टिविटी वही होती है कि ऑयंस जो 1 ml में जितने ऑयंस प्रेजेंट है और उन ऑयंस की वजह से कितना कंडक्टेंस, उनका मूवमेंट हो रहा है, उनकी ऑयंस की वजह से कितना कंडक्टेंस हो रहा है, उसी को कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें ऑयंस कम है तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी कम आएगी। आपके दोस्त के पास जो सोल्यूशन है उसमें ऑयंस ज़्यादा है, आपके कंपैरिजन में ऑयंस ज़्यादा है, ऑयंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। समझ में आ रही बात, यानी कंसंट्रेशन जो है वो अगर वेरी कर रहा है तो आपका कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, वेरी करने लग रही है। ठीक है, कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया कि अब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ही फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक, ऑयंस की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन हम आके फिल कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि अगर किसी के पास कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, किसी के पास लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, तो दोनों की कंडक्टिविटी वही अलग अलग आएगी। इसलिए हमने क्या किया, कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। अब देखिए कैसे, तो उसी के लिए हमने एक नई क्वांटिटी हमें पढ़नी है यहाँ पे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलैरिटी, मोलर याद है ना, तो बस उसी से रिलेट करता है। अब ये क्या है देखिए, कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करे वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीजिए, ठीक है, और उसमें जो ऑयंस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो होगा मोलर कंडक्टिविटी। यानी अब मुझे 1 ml नहीं लेना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उतना वॉल्यूम लेना है, ठीक है, उतना वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मुझे 1 ml नहीं लेना है, 1 ml में ऑयंस वो नहीं गिनने। अब मैंने क्या कहा कि दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, चाहे वो 1 लीटर हो 2 लीटर हो, वो मतलब नहीं है, वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है जिसमें गिन के 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है 1 लीटर में प्रेजेंट है तो आपको 1 लीटर लेना है, 2 लीटर है तो 2 लीटर लेना है। ठीक है, और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट वॉल्यूम में जितने ऑयंस प्रेजेंट होंगे, उन ऑयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अब मैंने आप दोनों फिर से बुलाया, ठीक है, और दोनों को सोल्यूशन दे दिया, दोनों को सोल्यूशन दिया, ठीक है, और सोल्यूशन देने के बाद दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। अब अलग अलग कंसंट्रेशन है तो क्या हुआ, अलग अलग कंसंट्रेशन दे दिया और कह दिया कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब आप क्या करोगे, अब ये 1 ml नहीं ढूंढोगे, अब आप वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ढूंढोगे, आप और आपका दोस्त भी, ठीक है, जिसमें 1 मोल क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो फिक्स हो गया ना, अब उसकी वजह से ऑयंस तो फिक्स होंगे। समझ में आ रही बात भाई, 1 मोल NaCl के अगर ऑयंस ले लिए हैं तो वो टूट के ब्रेकिंग जब होगी तो वो
ठीक है, Na प्लस और Cl निगेटिव ही तो बनाएगा, तो वो तो फिक्स हो गया, और जब फिक्स हो गया तो आयंस फिक्स हैं, आयंस फिक्स है तो कंडक्टिविटी दोनों की बराबर आएगी। समझ में आया? क्लियर हुई? समझ में आया? बस वाटर का वॉल्यूम अलग अलग आ रहा है ना, कंडक्टिविटी तो अलग अलग नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको भी उतना ही वॉल्यूम लेना है जितने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, और उसको भी उतना ही लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि दोनों के पास आयंस बराबर होंगे, आयंस बराबर होंगे तो कंडक्टिविटी बराबर आएगी। समझ में आया? क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? अब चलते हैं इसकी चीज़ों को समझते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला बन जाता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू बाई कंडक्टेंस, ठीक है, और दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भाई कंडक्टेंस तो होगा, कंडक्टिविटी तो होगी ही। ठीक है, ये कंडक्टिविटी क्या थी? 1 ml की। ठीक है, अब उसी में हम वॉल्यूम हमें कितना वॉल्यूम लेना है, उस वॉल्यूम का हम मल्टीप्लाई करते रहे। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 ml की वजह से जो कंडक्टेंस था उसको कप्पा कह रहे थे। हाँ, हमको 1 लीटर की वजह से पता करना है तो क्या करेंगे? 1 लीटर का मल्टीप्लाई। लेकिन हमें यहाँ पे लीटर पता नहीं है, तो हमें क्या पता है कि दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हम सीधे क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहीं से ये कप्पा का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होगा? ml में। ठीक है, वॉल्यूम किस में होगा भाई? देखो ये याद रखना, एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा वॉल्यूम जो होगा वो ml में ही लिया जाता है। ठीक है, तो ml में इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा। ठीक है, कप्पा को क्या लिख सकते हैं? G मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये फॉर्मूला बन सकता है। पहले तो फॉर्मूला ये भी है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में। हो सकता है सेल कांस्टेंट दिया हो, कंडक्टेंस दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तब यूज़ करिए। या फिर कभी कभी वॉल्यूम ना दे के क्या करता है? कंसंट्रेशन दे देता है, दैट इज मोलैरिटी दे देता है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला बन जाता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है भाई, यहाँ पे ये किस में था? ml में था ना, ml से। ठीक है, ml से लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ml से लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? चेंज करना पड़ेगा ना 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 मोलर कहाँ गया? भाई मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, यही तो होता है। ठीक है, और इसको ml में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। वॉल्यूम उधर कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पहले से लिखा है कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे? 1। तो वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा? 1। वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, 1000 ऊपर है ही, m क्रॉस मल्टीप्लाई करके m को नीचे लेते हो तो वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 अपॉन। समझ में? क्लियर हुई? किसी को प्रॉब्लम? तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये भी फॉर्मूला बन जाता है किसका? मोलर कंडक्टिविटी का, इफ मोलैरिटी इज गिवन। तो हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में? क्लियर हुई? अब इसी का यूनिट देख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। भाई मोलर कंडक्टिविटी समझ में आ गई है ना? वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, आयंस प्रेजेंट, कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसमें 1 मोल क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? जहां जहां 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे वहां वहां आयंस फिक्स होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? फिक्स। नंबर वॉल्यूम चाहे इधर उधर हो, लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स होंगे। आयंस फिक्स हैं तो कंडक्टेंस सेम होगा, कंडक्टेंस सेम होगा तो कंडक्टिविटी सेम आएगी।
समझ में? यही बात लेके हम यहाँ पे क्या किए हैं, वॉल्यूम कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिए। समझ में? क्लियर हुई? यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट बना लीजिए। यूनिट बनाना आपको आना चाहिए, फॉर्मूले से बनाओ। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था भाई? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और उसके साथ वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ml, डायरेक्टली ml यहाँ पे लिख लो, ठीक है। या फिर अगर इससे फॉर्मूला बनाए, इससे कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी से, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपॉन मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है भाई, मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी यूनिट हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, और पर मोल, मोल तो नीचे ही रहेगा ना। तो ये फॉर्मूला हो, ये यूनिट हो जाती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? इसके बाद अब मोलैरिटी आ गई, तो किसी ने कहा कि भाई मोलैरिटी है तो उसका कजन ब्रदर कैसे पीछे रह सकता है? कजन ब्रदर, यू नो ना, कजन ब्रदर सोल्यूशन पढ़ा है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी जहाँ पे पढ़ाया था उसमें एक कजन ब्रदर इसका था। भाई छोटा भाई इसकी मोलैरिटी है, कजन ब्रदर कौन है, नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी कैसे पीछे रह सकता है? तो नॉर्मैलिटी कहता है मेरा भी बनाओ, एनी हाउ मेरा भी कुछ कंसंट्रेशन फिक्स करके कुछ कंडक्टिविटी टर्म में बताओ, कंडक्टेंस कुछ बनाओ, कंडक्टिविटी कुछ बनाओ। तो यहीं पे आ जाता है एक नया टर्म जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि सब कुछ सेम है, बस जहां एक मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कह रहे थे, वहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है, कि कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन करने वाला, ठीक है, कंटेन किए हुए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की वजह से जितने आयंस, ठीक है, जितना कंडक्टेंस आएगा उसी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस क्या किया गया है, बस एक चीज़ चेंज की गई है कि यहाँ पे क्या चेंजिंग है कि 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया गया। भाई ये किसका टर्म है, नॉर्मैलिटी का, ठीक है। तो मैंने बताया ना, नॉर्मैलिटी जिद करने के लगा कि भाई हमारे भैया हैं और उनको ले लिया, हमको नहीं लिए, तो हमारे नाम पे भी कुछ बनाओ। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनाई है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका भी फॉर्मूला वही बन जाएगा। क्या बनेगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से। जैसे उसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि वो क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ भी मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉरी वॉल्यूम इन ml। और वॉल्यूम इन ml तो यहाँ पे भी आ जाएगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मैलिटी यहाँ भी वही कर लें भाई, आप जानते हो कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, नंबर ऑफ, अगर नहीं पढ़ा है तो कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन का देख के आइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से निकालोगे आप, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 1, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, ठीक है, वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 अपॉन
नॉर्मेलिटी, बस क्या करना है, बस मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी रख देना है, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर देनी है। सेम फॉर्मूला वही प्रीवियस वाला ही है, जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी इनसे रिलेटेड, यानी मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, वेट अ मिनट, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n आ जाएगा, दैट इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट बताइए, यूनिट जल्दी जल्दी बताइए भाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आया। कुछ बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी भाई, क्या किया आपने, वही चीज़ जैसे मोलैरिटी, मोलर कंडक्टेंस का था, मोलर कंडक्टिविटी का था, बस उसमें मोलर आया था तो मोल लगाएं, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल लो भाई। कंडक्टिविटी क्या यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन ये नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ही होता है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आएगा क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, और यही चीज़ तो लिखी है भाई, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है, समझ में आया। तो दिस इज यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी, समझ में आया, कंडक्टिविटी समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये दोनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी भी, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन, तो जिसको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पता होगा वही ये लगा पाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू तो क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू था कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है, ठीक, समझ में आया। और आप जानते हो, ठीक है, कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है एक्स, दैट इज वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू एम, ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी की जगह यही रख दें, नॉर्मेलिटी की जगह अगर ये रख दें इस वाले इक्वेशन में, ये मान लो पहला इक्वेशन है और ये मान लो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूले से मिला है, ठीक है, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की जगह अगर मैं ये रख दूं तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मोलर, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी को हमने क्या रख दिया, x इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो इतनी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है मोलर कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन x, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है भाई, वैलेंसी फैक्टर होता है कितने ऑइंस में वो टूटा है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर बताया है भाई, एसिड बेसिस ये सब हैं, तो इसमें ऑइंस कितने बने हैं ब्रेकिंग के बाद, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर, यानी चार्ज कितना है, सिंपली जान लो चार्ज कितना है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्जेस आए हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, समझ में आया, क्लियर हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट द
relation between molar conductivity and equivalent conductivity, and this is all about this video. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जितनी भी रेजिस्टेंस, जितने भी जनरल टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं. अब जनरल टर्म्स पढ़ने के बाद हमें अब मूव करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे. ठीक है, उससे पहले डी बाय हैकल जो मैंने आपको एक बताया था, पॉइंट बताया था अभी जो टॉपिक्स में, ठीक है, बताए थे ना भाई कि हमें डी बाय और हकल का एक बहुत डी बाय हकल ओन सागर इक्वेशन पढ़ना है. ठीक है, स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने बताया था. ठीक है, देख लो, डी बाय हकल ओन सागर इक्वेशन ये पढ़ना है, कोलार्स लॉ पढ़ना है. ठीक है, नीचे देख लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताऊंगा. अभी देखो सब लाइन से ही मैं चल रहा हूँ. ठीक है, देखो अभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये सब खत्म हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस नस्ट इक्वेशन पहले ही खत्म हो चुका था, डी बाय हकल ओन सागर इक्वेशन, कोलार्स लॉ. ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव फेज पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. समझ में आ रहा है? बस आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी है कि कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो भी बताइए. मैं आपको अच्छे से जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा. और साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्वेश्चन सेट जल्दी ही आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर की समाप्ति के बाद. तब तक के लिए बने रहिए. थैंक यू सो मच.